अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज फैजान। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टैब्लिशमेंट कौन है? स्टैब्लिशमेंट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं और पाकिस्तान में स्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिशियंस का आपस में क्या तल्लुक है? क्या वाकई पाकिस्तान में स्टैब्लिशमेंट सारे फैसले करती है? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान क्या डीप स्टेट है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरी सारी वीडियोस आपके लिए, अपने व्यूवर्स के लिए इंफॉर्मेटिव बेस्ड होती हैं और इस वीडियो का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है, ना कि हमें किसी प्रोपागेंडा का हिस्सा बनना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ, उसके बाद हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मिनिस्टर साहब, अपोजिशन जमातों का मैसेंजर कौन था जो ये मैसेज लेके आया कि वज़ीर आज़म साहब आप इस्तीफ़ा दे दें? नहीं, उन्होंने ऑप्शंस दिए थे मुझे, और वो ऑब्वियसली हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफ़र दी कि जी 3 चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफ़ा दे दें, और या इलेक्शन। सुनो, इमरान खान का कहता है कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। तो इमरान खान, तुम्हारी चीखें बता रही हैं, तुम्हारा रोना बता रहा है, तुम्हारा पीटना बता रहा है कि तुमने एस्टैब्लिशमेंट का नंबर ब्लॉक नहीं किया, एस्टैब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। इस हाउस को डिवाइड किया है, हमारा अदलिया को डिवाइड किया है, हमारा एस्टैब्लिशमेंट को डिवाइड किया है। बेसिक्स देखें कि एस्टैब्लिशमेंट जनरल वर्ड क्या है, तो ये डिस्क्राइब करता है जो डोमिनेट लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, जो दूसरों पर डोमिनेट करते हैं, जिसमें लैंड ओनर्स भी आ जाते हैं, बिजनेसमैन आ जाते हैं, सिविल सर्वेंट्स आ जाते हैं, हमारे लॉयर्स आ जाते हैं और मिलिट्री ऑफिसर्स आ जाते हैं, यूएनए जिन्हें हम स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं। ये जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं बेसिकली यही सारा निज़ाम चला रहे होते हैं और ये बेनिफिशरीज भी यही होते हैं स्टेट के। तो ये याद रखिएगा, जो ये स्टेक होल्डर्स होते हैं यही निज़ाम भी चला रहे होते हैं, इन्हीं के कंट्रोल में होता है और यही बेनिफिशियरीज होते हैं। यहाँ एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि एस्टैब्लिशमेंट इतनी पावरफुल कैसे है, इनके पास क्या सोर्सेज हैं जो इतने ये पावरफुल हैं? तो सबसे पहला सोर्स है इनके पास पैसा। पैसे की बेस पे ये दूसरों पर डोमिनेट करते हैं। और दूसरा सोर्स है इंटेलिजेंस, और तीसरा बड़ा सोर्स है गन, जिसकी बेस पे ये पावरफुल हैं और दूसरों पर डोमिनेट करते हैं। स्टैब्लिशमेंट को लेट डाउन करना इम्पॉसिबल है और इसी वजह से ये स्टैब्लिशमेंट सारे सिस्टम को रन करती है। अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो पाकिस्तान में स्टैब्लिशमेंट में कौन कौन हिस्सेदार हैं? ये कोई स्पेशली एक पर्सनालिटी और एक ग्रुप नहीं है। पाकिस्तान में 2 पावरफुल सीट्स हैं, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक आईएसआई चीफ। ये 2 ऐसी पावरफुल सीट्स हैं जिनको एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है। सो व्हाई दे आर पावरफुल सीट्स इन पाकिस्तान? अगर हम यूएस, इंडिया, चाइना की बात करें तो वहां के रहने वाले लोगों को ही नहीं पता होता कि हमारा आर्मी चीफ कौन है। वो लोग ना ही वो लोगों पे डोमिनेट करते हैं, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही इस तरह का है। तो पाकिस्तान में सियासतदानों की कोई स्पीच, प्रेस कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर पूरी ही नहीं होती। सो दीज 2 सीट्स आर पावरफुल इन पाकिस्तान। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ही इतनी मजे की है, इतनी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर पाकिस्तान का हम मैप देखें तो एक रास्ता ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, एक रास्ता सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप को कनेक्ट करता है और एक अरेबियन सी के थ्रू समंदर से जोड़ता है हमें। अगर हम अपने नेबर स्टेट्स की बात करें तो एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ ईरान, अफगानिस्तान है, एक तरफ चाइना है, जिनमें से 2 क्रिटिकल नेबर्स हैं हमारे, इंडिया और अफगानिस्तान। ये 2 नेबर स्टेट पाकिस्तान के काफी क्रिटिकल हैं पाकिस्तान के लिए। एक तो इंडिया, और जब से हम डिवाइड हुए, डिवीजन हुई, तो कश्मीर इशू हमारा चलता आ रहा है। देन सेकेंडली अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पहले यूएसएसआर घुसा, फिर यूएस घुसा, वो पाकिस्तान की ही कह लेंगे स्पेस, एयर स्पेस लेके घुसा। तो इसमें काफी पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा इन चीजों में। तो यहाँ पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन था, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करते करते हमसे गलती होगी। हमने मिलिट्री को इतना अपने स्ट्रॉन्ग कर दिया कि जो हमारे सिविल इंस्टीट्यूशंस थे वो वीक हो गए। डेमोक्रेसी ग्रो ही नहीं कर पाई ठीक तरह एज कम्पेयर टू इंडिया। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी ग्रो की, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ग्रो ही ना कर पाई। यहाँ 2 नैरेटिव्स देखे जाती हैं,
एक नैरेटिव कहता है कि आर्म्ड फोर्सेस ने जानबूझकर सिविल इंस्टीट्यूशंस को ग्रो नहीं होने दिया, डेमोक्रेसी को ग्रो नहीं होने दिया, सिविल इंस्टीट्यूशंस को वीक किया। और दूसरा नैरेटिव कहता है कि हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये इतने नालायक हैं, इतने नाहल हैं, जिसकी वजह से आर्मी को हर मामलात में घुसना पड़ता है, इस वजह से आर्मी का इन्फ्लुएंस होता है। पाकिस्तान में मिलिट्री इतनी पावरफुल हो गई थी कि मिलिट्री ऑफिसर्स अपनी पावर को एक्सप्लॉयट करने लगे थे, जिसकी एग्जांपल हमें मार्शल लॉ से मिलती है। सबसे पहले मार्शल लॉ का आगाज किया जनरल अयूब ने, फिर जनरल याहिया खान आगे, फिर जियाउल हक, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ। ये कौन थे? दे ऑल आर आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं ये। तो अगर हम इंटेलिजेंस चीफ की बात करें तो ये इतने पावरफुल होते हैं, अगर आपके पास किसी का एक सीक्रेट है जिससे आप उसकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी होंगे। तो इसी तरह जो इंटेलिजेंस में होते हैं, इनके पास भी सीक्रेट्स होते हैं पॉलिटिशियंस के, उनका इनसाइड आउट उनके पास मौजूद होता है, उनका हर करता धरता उनके पास मौजूद होता है, जिससे वो उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ये एक पावरफुल पर्सनालिटी कंसीडर किए जाते हैं। जितने भी एस्टैब्लिशमेंट के लोग होते हैं ये खुद को कवर करते हैं मीडिया पर्सनालिटीज के थ्रू, पॉलिटिशियंस इनके लिए काम करते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो इनके लिए काम करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, जजेस इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं तो जो भी फीचर्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए, इन सबको मिला के ही एक डीप स्टेट बनता है। तो पाकिस्तान भी एक डीप स्टेट है। डीप स्टेट कहते हैं स्टेट विद इन अ स्टेट, रियासत के अंदर एक रियासत। जो इसलिए जो अंदर वाली रियासत होती है वो पावरफुल रियासत कंसिडर की जाती है। इसी वजह से हमारे सियासतदान इनकी एस्टैब्लिशमेंट की मिन्नतें तरले करते रहते हैं और इन्हीं को ही हर वक्त अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्पीच में रगड़ा लगाते रहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट को लेकर दो नैरेटिव्स देखे जाते हैं। एक नैरेटिव कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट पावरफुल इस वजह से है कि उन्होंने हमें एटॉमिक पावर दिया, हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और मुल्क में कोई भी मुश्किल टाइम आ जाए तो एस्टैब्लिशमेंट वहां पे हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, पाकिस्तान को कभी भी वो लेट डाउन नहीं होने देते। एक नैरेटिव ये देखा जाता है। और अगर इसका काउंटर नैरेटिव देखें तो ये कहा जाता है आर्मी हर वक्त मुल्क के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट किए रखती है और आर्मी ने पंजाब को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। देन सेकेंडली ये कहा जाता है कि कश्मीर इशू को आर्मी ने हर वक्त फॉर फ्रंट रखा हुआ है, इसकी रिजॉल्व की तरफ आर्मी ही नहीं जाती। ये इसका काउंटर नैरेटिव कहा जाता है। लास्ट में एस्टैब्लिशमेंट को लेके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप किंग मेकर बनना चाहते हैं तो आप इन पॉलिटिशियंस को साइड पे करें, आप मुल्क का निज़ाम खुद चलाएं, अच्छी पॉलिसीज बनाएं जो मुल्क के लिए बेहतर है, आवाम के लिए बेहतर है। कि इसमें कोई शक नहीं है कि आर्मी ने इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम किया। हर मुश्किल वक्त में एस्टैब्लिशमेंट आर्मी मुल्क के साथ खड़ी हुई है। अभी फ्लड आया जैसे आर्मी बिल्कुल फ्रंट पेज पे है। तो या तो फिर सेकंड ये है कि आप डेमोक्रेसी को ग्रो करने दें, पॉलिटिशियंस को, जो सिविल सर्वेंट्स के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अपना काम करने दें, उन्हें लुक आफ्टर करें। तो यही था आज तक की वीडियो के लिए। तो आगे भी आप मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।